गुड न्यूज। अनाया लाइब्रेरी से निकलकर सीधे अपने कमरे में आई और उसने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। वर्चस्व का गुस्से से लाल चेहरा और उसकी डेविल जैसी डरावनी आंखें उसके माइंड में अब भी घूम रही थी। इस वक्त अनाया को मौत के मुंह से लौटकर आने वाली फीलिंग आ रही थी। उसने आकर टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में सारा पानी गटक गई। उसके दिल की धड़कनें अब भी नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रही थी। ओह गॉड, कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़का है। पता नहीं खुद को क्या समझता है, जैसे मैं मरी ही जा रही हूँ इसके साथ सोने के लिए। देर खुद ये सोचते हुए वो अपने बेड पर टिककर बैठ गई और उसने आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रख लिया। कुछ को रिलैक्स करने के बाद उसने नताशा को कॉल कर दिया। भले ही इतनी रात हो गई थी, लेकिन वह शो करना चाहती थी कि नताशा ने ऐसा क्यों किया होगा। उसने जैसे ही कॉल किया, नताशा ने 2 रिंग के बाद ही उसका कॉल रिसीव कर लिया और सामने से उसकी खनकती हुई आवाज़ आई, हेलो डार्लिंग, कैसा लगा मेरा गिफ्ट? उसकी बात सुनकर अनाया गुस्से से बोली, नताशा क्या वो परफ्यूम तुमने रखा था उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर? नताशा ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया और बड़े ही गर्व के साथ बोली, हाँ मैंने ही रखा था, तो क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आया? वो फिर हंसी और आगे बोली, मेरा पूछने का मतलब था तुम्हारे पति को पसंद नहीं आया क्या? ये कहते हुए उसने अनाया का मजाक उड़ाया। अनाया की गुस्से से मुट्ठियां कस गई। वो दांत पीसते हुए बोली, क्यों किया तुमने ये सब नताशा, ये जानते हुए भी कि मेरी शादी किन सिचुएशन में हुई है? नताशा फिर हंसी और बोली, शादी से याद आया, कैसी रही तुम्हारी फर्स्ट नाइट? नाउ डोंट से डेट कि वो तुम्हारे करीब भी नहीं आया। नताशा के मुंह से फर्स्ट नाइट वाली बात सुनकर अनाया की आंखों के सामने वो सारा का सारा जर घूम गया जब उसने पहली बार वर्चस्व को देखा था। अगर उसे पता होता कि वो ही उसका पति है तो शायद उस दिन वो सब नहीं होता जो हुआ। और जब उसने वर्चस्व का गुस्सा देखा तो फिर उसके बाद तो उसकी फर्स्ट, सेकंड और यह सारी नाइट दहशत में ही गुजरी है। नाया ने एक गहरी सांस भरी और बोली, तुम ऐसा क्यों कर रही हो नताशा? तुम पहले ही मुझसे वैभव को छीन चुकी हो। तुम्हारी वजह से मुझे उस वर्चस्व से शादी करना पड़ी। अब क्या चाहती हो तुम? तुम्हारा सुकून बर्बाद करना चाहती हूँ। यू नो अनाया, मैं ये सोचकर बहुत एक्साइटेड हूँ कि तुम अपने उस बदसूरत और बीमार पति का कैसे सामना करोगी। बस मैंने तो वो परफ्यूम देकर तुम्हें एक मौका दिया था ताकि तुम अपने पति का पेशेंस लेवल टेस्ट कर सको। अब तुम ही बताओ मैंने कुछ गलत किया क्या? ये कहते हुए नताशा ने अनाया का मजाक उड़ाया। नताशा की हर बात अनाया के ब्लड में जहर की तरह घुल रही थी। फोन पर सिर्फ नताशा के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। अनाया को समझ में आ चुका था कि नताशा ने उसके और वर्चस्व के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए ये सारा गेम प्लान किया था, और वो उसमें कामयाब भी रही। अनाया को समझ में आ चुका था कि नताशा ने उसके और वर्चस्व के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए ये सारा गेम प्लान किया था, और वो उसमें कामयाब भी रही। ओह डियर, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? बेचारा तुम्हारा बीमार पति, वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता ना, शायद इसलिए तुम नाराज हो। नताशा ने फोन पर जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा। अब और इससे ज्यादा नताशा की बकवास सुनने का उसका कोई मूड नहीं था। कॉल कट करने के बाद उसने गुस्से में जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लोगों की सोच पर अफसोस हो रहा था। लोग वर्चस्व के बारे में क्या क्या सोचते रहते हैं। जिस दिन नताशा को पता चलेगा कि वो कितना हॉट एंड हैंडसम है, उस दिन उसका पता नहीं नताशा का क्या रिएक्शन होगा। ये बात अलग है कि वो बहुत गुस्सैल और सनकी है भी है। अनाया सोच में पड़ गई थी। उसे नहीं पता था कि वर्चस्व ने उससे शादी क्यों की, जबकि वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हालांकि ये बात अनाया के लिए भी अच्छी ही थी, क्योंकि वह भी ऐसे अकड़ू और सनकी इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल नहीं बिताना चाहती थी। जिंदगी सिर्फ कहने को ही 4 दिन की होती है, लेकिन यही 4 दिन किसी सनकी इंसान के साथ बिताना कोई हंसी मजाक का खेल तो नहीं है। फिर भी अनाया को उम्मीद थी, जिस तरह से उसे वर्चस्व बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, उससे तो यही लगता है कि एक दिन वो खुद ही उससे तंग आकर डाइवोर्स ले लेगा। फिर भी उसने एक बात तो सोच ही ली थी, अब वो फ्यूचर में अपने सनकी पति को कभी भी नाराज नहीं करेगी। रात में अनाया के फ़ोन पर उसकी मैनेजर मिस लिली का फ़ोन आया। मिस लिली का कॉल देखकर अनाया के फेस पर स्माइल आ गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव करके कहा, हेलो। सामने से लिली ने कहा, अनाया, देयर इज ए गुड न्यूज़ फॉर यू। उसकी बात सुनकर अनाया के चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या सच में? लिली ने कहा, तुम्हें एक कंपनी ने मॉडलिंग के लिए सिलेक्ट किया है। बस तुम्हें अब एक नाइट शो की तैयारी करनी है, कल ऑफिस आकर मिलो।
अनाया ने लिली की बात सुनकर उसे थैंक यू कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पिछले 6 महीने में ये पहली बार था जब किसी कंपनी ने अनाया को जॉब का ऑफर दिया था। वह बहुत खुश थी, उसके पास नौकरी थी और अब वह अपने भाई गौरव का इलाज भी करा सकती थी। अब उसका सुपर मॉडल बनने का सपना पूरा हो जाएगा। अनाया खुशी से अपने कमरे के फर्श पर छोटे बच्चों की तरह उछलने लगी। उसके कमरे में जो क्वीन साइज बेड था उसके चारों तरफ वाइट नेट के पर्दों लगे हुए थे, जिसे उसने हाथ से लहरा कर यहाँ वहाँ उड़ाना शुरू कर दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। थैंक्स टू गॉड, अब तो जिंदगी की सारी टेंशन दूर हो जाएगी। ये सोचते हुए वह बेड पर लेट गई और उसने पिलो को कसकर गले से लगा लेखा, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आया और वह आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर आकर धड़ाम से गिर पड़ी। उसकी सारी खुशी बलून में से निकलने वाली हवा की तरह फुस हो गई थी। ओह अनाया, तू ये कैसे भूल सकती है? तेरे पास सिर्फ जॉब ही नहीं है, हस्बैंड भी है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, सुपर एंग्री मैन, टेम्परामेंटल। अगर उस इग्दू की परमिशन नहीं मिली तो मैं किसी भी कीमत में इस पैलेस से बाहर नहीं निकल सकती। ये सोचते हुए अनाया निराशा में डूब गई, लेकिन अगले ही पल जैसे उसने खुद को समझाया, नहीं अनाया, ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। तुझे पैसे कमाने होंगे, तेरे पास अपने भाई की जिम्मेदारी है। अगली सुबह उठकर उसने वर्चस्व से बात करने का सोचा। जब वो वर्चस्व से बात करने के लिए लिविंग रूम में गई तो वर्चस्व एक बिजनेस मैगजीन पढ़ रहा था। अनाया के दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ी हुई थी, लेकिन अब चाहे जो भी हो उसने खुद को हर चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लिया था। अनाया जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। वर्चस्व ने उसे नजर उठाकर देखा और अपनी आईब्रो उछालकर उसके आने का इंटेंशन जानना चाहा। अनाया बोली, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती। वर्चस्व ने हम में रिस्पांस दिया। अनाया बोली, मैं कल रात आपसे बात करना चाहती थी। मैं एक मॉडल हूँ, मुझे एक कंपनी में जॉब ऑफर की है, क्या मैं वो कर सकती हूँ? वर्चस्व के जवाब के इंतजार में अनाया का दिल इस कदर धड़क रहा था जैसे कूदकर बाहर ही आ जाएगा। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वर्चस्व उसे जाने की परमिशन देने की जगह सच में उठाकर ही ना फेंक दे। वर्चस्व कुछ देर उसे एकटक देखता रहा। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में अनाया को अपने लिए डर भी नजर आ रहा था और वर्चस्व से हाँ में जवाब के लिए रिक्वेस्ट भी थी। अनाया को लग रहा था कि वर्चस्व किसी बॉम्ब की तरह उस पर फट ही न जाए। कुछ देर वर्चस्व उसे देखता रहा, फिर उसने कहा, बिल्कुल जा सकती हो। उसकी बात सुनकर अनाया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अनाया बोली, थैंक यू सो मच। वर्चस्व फिर बोला, बट इस पैलेस की कोई भी बात पब्लिक मत करना, या मेरे बारे में किसी से कोई भी बात करने की कोशिश भी मत करना। तारानकन अनाया ने उसकी तरफ देखते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया और बोली, आई प्रॉमिस मैं आपके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। जिस कंपनी की तरफ से अनाया को जॉब ऑफर हुई थी वो कंपनी ग्लोरियस एंटरटेनमेंट थी, जिसके ऑनर उसके पापा मिस्टर विशाल रॉय थे। जब अनाया मिस लिली से मिलने कंपनी ऑफिस पहुंची तो उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मिस लिली के साथ उसकी मुलाकात किसी और से भी हो जाएगी। ऑफिस के अंदर अपने केबिन में एंटर करते ही अपने सामने नताशा नजर आई। वो बड़े से सोफे पर बैठी थी। उसका लुक बहुत एलिगेंट लग रहा था। उसने रेड कलर की डीप नेक शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उसके ब्राउन कलर के कली बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें और होठों पर लगी रेड कलर की लिपस्टिक किसी को भी अपना दीवाना बना दे। उसके नेल आर्ट से पेंट किए गए नाखून उसके हाथों की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। उसने अपने गोरे खूबसूरत पैरों में रेड कलर की हाई हील पहनी हुई थी और अपने पैरों को क्रॉस कर रखा था। उसके फेस पर गजब का एटीट्यूड किसी को भी उसकी तरफ देखने पर मजबूर करने के लिए काफी था। उसे देखते ही अनाया का दिमाग बुरी तरह से खराब हो चुका था। उसे अपने सामने देखकर उसे वो हर चीज याद आ गई जिससे वो कभी भी याद नहीं करना चाहती थी। जिस तरह से नताशा ने उससे उसका प्यार वैभव को छीन लिया था और उसके भाई की बीमारी को बहाना बनाकर उसे वर्चस्व से शादी करने के लिए मजबूर किया था, ये सब सोचते हुए अनाया का दिल कड़वाहट से भर गया। लेकिन नताशा उसे देखते ही व्यंग्य से बोली, तुम्हें नहीं लगता यहाँ आने के लिए तुमने काफी देर कर दी? तुम अब भी मॉडलिंग करने के सपने देख रही हो? अनाया ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और मिस लिली के केबिन की तरफ चली गई। लिली को देखते ही अनाया एक्साइटमेंट से बोली, हमारा नाइट शो कहाँ पर है? लिली ने अनाया को इन्फॉर्म किया था कि उसे एक नाइट शो की तैयारी करना है, जिसे लेकर वह काफी एक्साइटेड भी थी। उसकी बात सुनकर मिस लिली ने उसके सामने एक फाइल रख दी जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि उसका शो नाइट ईगल नाम के एक नाइट क्लब में है,
देखकर अनाया की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने नाइट शो में परफॉर्मेंस के लिए हाँ कहा था, लेकिन इस नाइट क्लब में शो करने का उसका जरा सा भी मन नहीं था। उसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर लिली ने उसे समझाना शुरू कर दिया था, आज अगर तुमने शो में परफॉर्म किया तो सारी दुनिया की नज़रें तुम पर होंगी, हजारों कैमरे तुम्हें कैप्चर कर रहे होंगे। जब तुम रैंप पर कैटवॉक करोगी तो सबकी निगाहें तुम पर ही ठहर जाएगी। ये कहते हुए लिली ने अनाया की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए थे। अनाया ने लिली से पूछा, क्या नताशा भी आज के शो में जा रही है? लिली ने हाँ में अपना सिर हिलाया। और वही नताशा जो अब तक लिली के केबिन में आ चुकी थी, उसने अनाया की तरफ देखकर व्यंग्य भरी मुस्कान दी। अनाया एक नाइट क्लब में शो में परफॉर्मेंस करने से थोड़ी डिसअपॉइंट थी, स्पेशली नाइट ईगल जैसे नाइट क्लब में। वो जानती थी कि वह नाइट क्लब किस तरह का है और वहां आने वाले लोग अमीर घरों के बिगड़ेल बच्चे ही होते थे। वहां ड्रग स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग और सारे ही इलीगल काम बड़े ही लीगल तरीके से किए जाते थे। कुछ देर सोचने के बाद अनाया ने तिली की तरफ देखा और कहा, मैं आज रात वहां क्लब में परफॉर्म नहीं करने। अनाया के शो में परफॉर्म करने से मना करते ही अब तक जो लिली उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी, अचानक से उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई और उसकी आंखों में अनाया के लिए गुस्सा उतर आया। लिली ने आज रात के शो के लिए 2 मॉडल अपॉइंट की थी, जिनमें से एक नताशा थी और दूसरी अनाया। तुम अभी सिर्फ 21 साल की न्यूकमर हो और तुम्हें पता है तुम नताशा जैसी मॉडल को कम्पीट करने वाली हो। वो फैशन इंडस्ट्री में कितनी पॉपुलर है। जब उसे उस शो में परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी कोई परेशानी होनी चाहिए। अनाया के मना करते ही लिली ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। जब अनाया ने लिली की तरफ देखा तो उसने खुद को संभालते हुए अनाया को फेक स्माइल पास कर दी और फिर उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, वहाँ मॉडलिंग शो डाउन टू द टॉप के डायरेक्टर भी आने वाले हैं, तुम्हें ऐसा चांस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अनाया अब भी सोच रही थी। लिली ने अनाया को जब इतनी देर तक सोचते हुए देखा तो उसने मुस्कुराने की एक्टिंग करना बंद कर दी। अब तक उसका पेशेंस लेवल क्रॉस हो चुका था। उसने अनाया की आंखों में देखा और उसे सीधे सीधे मकाया, आज रात का शो बर्बाद करने की कोशिश भी मत करना। और यह बात याद रखना कि तुमने कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर तुमने काम करने से मना किया तो तुम्हें कंपनी को 1 करोड़ रुपये का फाइन देना होगा। अनाया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहती थी। मॉडल बनना उसका सपना था और इसके लिए वो बहुत ट्राई भी कर रही थी, लेकिन 1 करोड़ रुपये फाइन का नाम सुनकर वो बुरी तरह डर गई। वहीं दूसरी तरफ पिछले 1 साल से पहले तक नताशा का कोई नाम तक नहीं जानता था। वो एक सी लिस्टेड मॉडल से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। कुछ ही महीनों में उसने अपने नाम कई सारी ट्रॉफीज और अवार्ड कर लिए थे, लेकिन अनाया को जल्द ही समझ में आ गया था कि वह सारे शो फर्जी थे, जिनमें से एक शो जो बहुत ज़्यादा फेमस था, जिसका नाम था डाउन टू द टॉप, नताशा को उसके लिए टॉप मॉडल की ट्रॉफी मिली थी। अनाया को यह समझते हुए देर नहीं लगी थी कि इस सब के लिए नताशा ने क्या क्या किया था। नताशा ने उस शो को जीतने के लिए अपनी डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया और उस शो के ऑर्गेनाइजर के साथ रात तक बिलाए। अनाया ने भी उस शो में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसे जल्द ही समझ में आ गया था कि उस शो के टॉप 3 में पहुंचने के लिए उसे भी अपनी डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और उसको भी ऑर्गेनाइजर टीम को खुश करने के लिए बैकडोर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। अनाया ये सब अभी सोच ही रही थी कि अचानक से उसके कानों में शुगर की ही से भी ज़्यादा मीठी नताशा की आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना सकती हो? आई एम फीलिंग टायर्ड। क्या अनाया मजबूरी में शो के लिए हाँ कह देगी? नताशा कौन सी चाल चलेगी अनाया को परेशान करने के लिए? एक्स का मेलोड्रामा। अनाया के कानों में अचानक से नताशा की शुगर कैंडी से भी ज़्यादा मीठी आवाज़ पड़ी, क्या तुम मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना सकती हो? आई एम फीलिंग टायर्ड। अनाया ने नताशा की तरफ देखा और हैरानी से खुद की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, क्या तुम मुझसे कह रही हो? नताशा ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, हाँ मैं तुम ही कह रही हूँ, तुम मेरे लिए 1 कप गर्म कॉफ़ी बना कर ले आओ से। उसकी बात सुनकर अनाया की फेस पर स्माइल आ गई। वो नताशा की आंखों में देखते हुए बोली, अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी नताशा, अब तुम मुझसे ऐसी उम्मीदें करना बंद कर दो। अनाया के इकार करने पर नताशा किसी चोट खाई नागिन की तरह भन-भना गई। उसने अनाया को ऐसे देखा जैसे उसे अभी इसी वक्त कच्चा चबा जाएगी, लेकिन वो फिलहाल अनाया को कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर नताशा ने अपनी मैनेजर लिली की तरफ देखा और उससे बोली, लिली क्या तुम मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बनाकर ला सकती हो? लिली जानती थी कि नताशा कंपनी के CEO की बेटी है और उसे नाराज़ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
अगर उसने नताशा को खुश कर दिया तो हो सकता है कंपनी में उसे कोई बड़ी पोजीशन मिल जाए। आखिर लिली नताशा की मैनेजर थी और इतनी सी बात के लिए वह नताशा से झगड़ा तो शुरू नहीं कर सकती थी ना। लिली ने स्माइल करते हुए नताशा की तरफ हाँ में सिर हिलाया और नताशा के लिए कॉफ़ी बनाने चली गई। लिली के जाते ही नताशा ने तिरछी नज़रों से अनाया को देखा। अनाया बहुत खूबसूरत थी, उसमें सुपर मॉडल बनने की सारी क्वालिटीज़ थी। उसकी परफेक्ट हाइट, शानदार फिगर, शार्प फीचर्स एंड बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग। नताशा को ये सब देखकर अनाया से बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी। उसने अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने की गरज से अनाया की तरफ देखकर कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे साथ किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? अनाया ने एक नज़र नताशा की तरफ देखा और कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? नताशा मुस्कुराते हुए एक बार फिर से बोली, क्या तुम नहीं जानती कि आज के नाइट शो में डाउन टू द टॉप शो के 22 डायरेक्टर और ऑर्गेनाइजर टीम आने वाली है? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे होते हुए कभी भी टॉप मॉडल के लिए फाइनल करेंगे? नताशा की आंखों में अनाया के लिए जेलसी साफ साफ झलक रही थी। इस वक्त उसे देखने वाला कोई भी इंसान इस बात का अंदाज़ा लगा सकता था कि वो अनाया के प्रेजेंस से कितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रही है। हालांकि जब अनाया उसकी तरफ एकटक देखने लगी तो उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज करके अपनी जेलसी को छुपाने की कोशिश की और अनाया से बोली, तुम्हें क्या लगता है अनाया, कंपनी ने तुम्हें मेरे होते हुए किसी भी शो में पार्टिसिपेट करने का चांस क्यों दिया है? उसने अनाया के आंसर का वेट नहीं किया और वो खुद ही बोली, लेट मी टेल यू, तुम मेरे सामने सिर्फ उन्हीं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ जहाँ तुम मुझसे हार सको, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। उसकी बात सुनकर अनाया की आंखें एकदम से छोटी हो गई। उसे याद आया, कंपनी ने कभी भी उसे उस किसी भी शो में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं दी थी जिसमें नताशा ने पार्टिसिपेट किया था। उसे रियल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसे कंपनी ने शो में पार्टिसिपेट करने का चांस क्यों दिया। नताशा के गेस्ट कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ डाउन टू द टॉप शो में उसे पार्टिसिपेट करने का चांस दिया था, लेकिन बाद में अनाया को ये पता चल गया था कि इस शो की ट्रॉफी पहले से ही नताशा के नाम हो चुकी है और उस शो को ऑर्गेनाइज करना एक फॉर्मेलिटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अनाया ये सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक से उसके ऊपर गर्म कॉफ़ी आकर गिर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। लिली ने उसके ऊपर कॉफ़ी गिरा दी थी। लिली और नताशा दोनों आंखों ही आंखों में देखते हुए मुस्कुराए, जैसे एक दूसरे को अपने किए हुए कारनामे के लिए बधाई दे रही हों। क्या कर दिया ये सब तुमने? तुम्हें पता है आज रात उसका शो है, उसके हाथों पर जलने के निशान पड़ गए तो? तुम कितनी केयरलेस हो लिली, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती क्या तुम? नताशा लिली पर चिल्लाने का प्रिटेंड करते हुए बोली। नताशा ये सब ड्रामा अनाया को शो से बाहर निकालने के लिए कर रही थी। वो उसे इतनी आसानी से रैंप वॉक करने नहीं देना चाहती थी। लिली ने कहा, आई एम सॉरी अनाया। शो फिर नताशा की तरफ पलटी और बोली, मैं तुम्हारे लिए दूसरी कॉफ़ी बना देती हूँ। अनाया के हाथों में हल्की हल्की जलन हो रही थी। अनाया खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि किसी ने अचानक से आकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने वैभव खड़ा था और उसके दोनों हाथ वैभव के हाथों में थे। इससे पहले अनाया कुछ भी रिएक्ट कर पाती, वैभव ने पास में रखी थी टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाए और अनाया की हाथों पर ठंडा पानी डाल दिया। फिर वो टिश्यू बॉक्स से टिश्यू पेपर निकालकर अनाया के हाथों को वाइप करने लगा। अनाया ने अपना हाथ उसके हाथों से पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने अनाया के लिए चेहरे पर चिंता लाते हुए उसका हाथ जोर से पकड़ा और बोला, सीधी खड़ी रहो, देखो तुम्हारे पूरे हाथ पर कॉफ़ी गिर गई है। उसने लिली की तरफ गुस्से से देखा और कहा, कोई इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? अगर वह ज़्यादा जल जाती तो? वैभव को अनाया का हाथ पकड़े हुए देखकर नताशा के तन बदन में आग लगने लगी। उसने लिली की तरफ देखा और लिली फौरन समझ गई कि उसे क्या करना है। वो गई और उसने जल्दी से एक कप कॉफ़ी बनाए, लेकिन उसके साथ ही उसने कॉफ़ी में बर्फ़ के कुछ टुकड़े भी डाल दिए। कॉफ़ी बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। उसने लाकर कॉफ़ी नताशा को दी और नताशा ने बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए पूरी कॉफ़ी अपने कपड़ों पर उड़ेल ली और जोर से चीखी, आहा, तुमने मुझे जला दिया, मुझे बहुत जलन हो रही है। जब वैभव ने उसे इस तरह दर्द से तड़पते हुए देखा तो उसने एकदम से झटककर अनाया का हाथ छोड़ दिया। अनाया जाकर दीवार से टकरा गई और उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। उसकी कमर में पहले से ही चोट लगी हुई थी। जब वर्चस्व ने उसे लाइब्रेरी में बुक सेल्फ की तरफ धकेल दिया था तो उसका कोना अनाया की कमर में चुभ गया था और अभी दीवार पर टकराने से उसी जगह पर उसे दोबारा चोट लग गई और दर्द की तेज लहर उसके सिर से लेकर पैर तक दौड़ गई।
जब उसने अपने सामने का नजारा देखा तो वैभव नताशा के दोनों हाथ पकड़कर उसके लिए कस कर रहा था। नताशा कह रही थी, बेबी मुझे अगर जलने के निशान पर गए तो क्या होगा? मैं एक मॉडल हूँ, मुझे कोई निशान नहीं होना चाहिए। वैभव उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए समझा रहा था, तुम फिक्र मत करो नताशा, तुम्हें कोई भी निशान नहीं बनेगा, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल क्रीम मंगवा दूंगा। जब अनाया ने ये सब देखा तो उसकी आंखों के सामने उस कॉफी बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। उसने लाकर कॉफी नताशा को दी और नताशा ने बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए पूरी कॉफी अपने कपड़ों पर उड़ेल ली और जोर से चीखी, आहा! तुमने मुझे जला दिया, मुझे बहुत जलन हो रही है। जब वैभव ने उसे इस तरह दर्द से तड़पते हुए देखा तो उसने एकदम से झटककर अनाया का हाथ छोड़ दिया। अनाया जाकर दीवार से टकरा गई और उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। उसकी कमर में पहले से ही चोट लगी हुई थी। जब वर्चस्व ने उसे लाइब्रेरी में बुक सेल्फ की तरफ धकेल दिया था तो उसका कोना अनाया की कमर में चुभ गया था और अभी दीवार पर टकराने से उसी जगह पर उसे दोबारा चोट लग गई और दर्द की तेज लहर उसके सिर से लेकर पैर तक दौड़ गई। जब उसने अपने सामने का नजारा देखा तो वैभव नताशा के दोनों हाथ पकड़कर उसके लिए कस कर रहा था। नताशा कह रही थी, बेबी मुझे अगर जलने के निशान पर गए तो क्या होगा? मैं एक मॉडल हूँ, मुझे कोई निशान नहीं होना चाहिए। वैभव उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए समझा रहा था, तुम फिक्र मत करो नताशा, तुम्हें कोई भी निशान नहीं बनेगा, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल क्रीम मंगवा दूंगा। जब अनाया ने ये सब देखा तो उसकी आंखों के सामने उस 44 दिन का सारा नज़ारा घूम गया जब उसने वैभव और नताशा को एक कमरे में एक साथ बेड पर बिना कपड़ों के देखा था। उस पल अनाया को ऐसा लगा था जैसे उसकी सारी दुनिया ही उजड़ गई हो। वो बुरी तरह टूट गई थी। एक तरफ उसकी बड़ी बहन थी और दूसरी तरफ उसका प्यार, और उन दोनों ने ही मिलकर उसे धोखा दिया था। इंसान किसी दूसरे का दिया हुआ दर्द तो फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो दर्द अपनों से मिलता है उसको बर्दाश्त करना ज़्यादा मुश्किल होता है। नताशा और वैभव का दिया गया यही धोखा उसकी और वर्चस्व से शादी करने के लिए मजबूरी और कारण बन गया था। उसके दिल में दर्द की तेज लहर दौड़ गई। उसकी कमर में जो चोट लगी थी उसकी तकलीफ उस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं थी जो नताशा और वैभव के धोखे ने उसे दी थी। सच तो ये था कि जब नताशा ने वैभव को अनाया के लिए फिक्र करते देखा तो उसके दिल में इनसिक्योरिटी जनरेट होने लगी थी। उसे ऐसा लगा था कि कहीं वैभव उसके और अनाया के पुराने रिश्तों को लेकर इमोशनल ना हो जाए। उसे डर था कि कहीं वैभव उससे दूर चला गया तो क्या होगा। वैभव का अटेंशन पाने के लिए उसने ये सब ड्रामा क्रिएट किया था। और जब वैभव ने नताशा की चीख सुनी तो वह भी अनाया को खुद से दूर धकेलते हुए नताशा के करीब गया और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनाया अब भी अपनी आंखों में आंसू भरकर उन दोनों को ही देख रही थी। वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी किसी स्टैच्यू की तरह जम गई थी। जब वैभव की नज़र उस पर पड़ी तो उसे ख्याल आया कि नताशा की चीख सुनकर उसने किस तरह से अनाया को धकेल दिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अनाया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, आई एम सॉरी अनाया, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? उद्धरण चिन्ह। अनाया की आंखें बुरी तरह लाल ही रही थी। जब वैभव की नज़र अनाया पर पड़ी तो वह उसे देखकर दंग रह गया। उसे उसकी आंखों में एक अलग सा गुस्सा और नफरत नजर आ रही थी। अनाया बहुत खूबसूरत थी। वैभव ने अनाया के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए लगभग 1 साल तक ट्राई किया था, तब जाकर वह अनाया को इम्प्रेस कर पाया था। लेकिन उनका रिलेशनशिप मुश्किल से 2 महीने भी नहीं चला। वैभव अनाया की खूबसूरती का दीवाना था। अनाया की हर बात उसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस करती थी। लेकिन जब वैभव ने उसके करीब आने की कोशिश की तो अनाया ओल्ड स्कूल टाइप बहाने बनाने लगती। शादी से पहले ये नहीं, शादी से पहले वो नहीं, दिस नोट दैट नोट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह की सारी बातें वैभव को बहुत ज्यादा इरिटेट करने लगी थी। रिलेशनशिप में इंटीमेसी के नाम पर वो अनाया को बस हक कर पाया था, और रोमांस के नाम पर वो अनाया का हाथ पकड़कर वॉक पर वॉक करने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था। 2 महीने की रिलेशनशिप में अनाया ने कभी उसे किस तक नहीं करने दिया। वैभव इस तरह का रिलेशनशिप कभी नहीं चाहता था। अनाया जैसी खूबसूरत लड़की इस तरह की नेरी माइंडेड बातें भी करती होगी, उसे इस बात पर यकीन नहीं होता था। जब वैभव नताशा से मिला तो उसे नताशा बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड लगी थी। वो जो कुछ अनाया से चाहता था नताशा से उसे वो सब कुछ मिल गया था। वो कब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया उसे पता भी नहीं चला। नताशा और वैभव ने कई बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट मोमेंट्स शेयर किए थे। वैभव ने अचानक से नताशा को छोड़ दिया और अनाया की तरफ चलने लगा। उसने अनाया की आंखों में आंसू देखकर कहा, आई एम सॉरी अनाया, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग गई?
मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। नताशा ने वैभव को अनाया की तरफ जाते हुए देखा तो उसकी दिल की इनसिक्योरिटी उसके चेहरे पर नजर आने लगी। वो एकदम से सोफे से फिसलकर जमीन पर गिरी और उसने वैभव की शर्ट को पीछे से कसकर पकड़ लिया। जब वैभव ने उसे मुड़कर देखा तो वो उसकी कमर से लिपट गई और बोली, अनाया, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे और वैभव की रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है। तुम नहीं चाहती कि हम दोनों एक साथ खुश रहे, लेकिन अब तुम्हारा वैभव के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अब तुम्हारी वर्चस्व के साथ शादी हो चुकी है और अब तुम उसकी वाइफ हो, तो प्लीज मेरे वैभव को मुझसे दूर करने की कोशिश भी मत करो। उसकी बात सुनकर अनाया की आंखें हैरानी से फैल गई। मतलब कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? अनाया सोच ही रही थी कि नताशा की आवाज़ फिर उसके कानों में पड़ी। सब जानते हैं अनाया, तुम्हारा पति बीमार है। वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता, बट अब तुम वैभव से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नताशा की बात सुनकर अनाया का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो दांत पीसते हुए बोली, दूर तुमने किया था हम दोनों को, बीच में मैं नहीं, तुम आई थी हम दोनों के, और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं वैभव को तुमसे दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है नताशा, तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ। अगर आज रात अभी यही इसी वक्त वर्चस्व और वैभव दोनों एक साथ मेरे सामने खड़े हुए और मुझे शादी करने का मौका मिला तो डेफिनेटली मैं आज रात फिर वर्चस्व से शादी करना पसंद करूंगी, वैभव जैसे धोखेबाज से नहीं। अनाया ने नफरत भरी नजरों से वैभव को देखा और वो अपना बैग उठाकर कंधे पर टांगते हुए उन दोनों को वहीं छोड़ दिया और वहां से नाइट ईगल नाइट क्लब चली गई। वैभव की फैमिली वर्चस्व की फैमिली के बाद सबसे ज्यादा रेटेड फैमिलीज में गिनी जाती थी। वैभव बहुत हैंडसम था, उसे लड़कियों से बात करने का ढंग आता था, उसे लड़कियों को इम्प्रेस करने के सारे तरीके पता थे, उसे पता था कि लड़कियों से कैसे पेश आते हैं, उसे रोमांटिक होना आता था। लेकिन रॉयल फैमिली वाला एरोगेस उसके अंदर भी कूट कूट कर भरा था और नताशा को उसका ईगो सेटिस्फाई करना बहुत अच्छे से आता था। वो जानती थी कि उसे कैसे हैंडल करना है। और वैसे भी कोई लड़का कितना ही जीनियस क्यों ना हो, लेकिन हिस्ट्री में इस बात के बहुत सारे एप्पल भरे पड़े हैं, खूबसूरती के आगे हमेशा ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। कोई भी लड़का ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई लड़की उसे छोड़कर किसी और के साथ खुश रहे। लेकिन नताशा ने उसके सामने जानबूझकर वर्चस्व का नाम लिया था और उसने वैभव को भी यह जानबूझकर बात दिलाने की कोशिश की थी कि अब अनाया शादी वर्चस्व से हो चुकी है। वैभव की बाहों में नताशा थी और वह अनाया को वहां से जाते हुए देख रहा था, लेकिन उसके दिल में अब भी अनाया को पाने की चाहत थी। उसने मन ही मन खुद को कोसते हुए सोचा, आह, ये कितनी खूबसूरत है, काश कि मैंने इसे अपने करीब लाने की थोड़ी और कोशिश की होती, इसे यूं ही नहीं जाने दिया होता। वर्चस्व जैसे इंसान के साथ इसकी शादी होने का मतलब है इसकी खूबसूरती का पूरी तरह बर्बाद हो जाना। क्या लिली और नताशा मिलकर कर रही है कुछ बड़ा प्लान?